हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का पूरा चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है ना। और आज की इस क्लास में हम पूरा चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। वास्तविक संख्या जो मेरा पहला चैप्टर है, और इस वास्तविक संख्या को पूरा आज हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है। एक क्लास में, और आपकी ये पूरी क्लासेस जो आप अगर एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप पढ़ते हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप पढ़ते हो या फिर आपके पास कोई भारतीय भवन का किताब है, तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.6 तक दिया हुआ है पहला चैप्टर। और अगर भारतीय भवन के अनुसार देखा जाए तो एक्सरसाइज 1 लेके 1.4 तक दिया हुआ है, सी तक के दिया हुआ रहेगा भारतीय भवन में। ठीक है। तो हम काम क्या करेंगे आज की क्लास में, पूरा एनसीईआरटी और भारतीय भवन दोनों आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। एक ही क्लास में आपको पूरा आज हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिनके पास ये नोट्स होगा वो कोशिश करेंगे अपने पास ये नोट्स रखेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी और भारतीय भवन के पैटर्न पे ही हम देखे ये नोट्स आपका बनाए हैं। दिख रहा होगा वास्तविक संख्या। ठीक है ना। जिन स्टूडेंट के पास है वो अपने पास रखेंगे, और जिनके पास नहीं है हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को आपको बोर्ड पे लिखाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से एक एक करके पॉइंट्स को बारीकी से लिखते चलिएगा। और आज हम पूरा वास्तविक संख्या को फिनिश करने वाले हैं। जो लोग डरते हैं कि हमको डर लगता है, समझ नहीं आता है, मैथ्स प्रॉब्लम है, तो आज स्टार्टिंग की क्लास किए हैं आज 9th के। तो आप स्टार्टिंग से आज आप वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्टेड लगेगी पढ़ने में। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्या। ये क्लियर है। नेक्स्ट रीडिंग लगाइए आप। पहला चैप्टर्स का नाम क्या है मेरा, वास्तविक संख्या, यानी कि जिसको हम ये संख्याएं भी कह सकते हैं, वास्तविक संख्या को जिसको हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। सवाल यहाँ पे ये आती है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। और अगर आप क्लास 8 में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, मार्कर चेंज कीजिए और बढ़िया वाला मार्कर। अगर आप थोड़ा बहुत भी क्लास 8 में पढ़े होंगे तो क्लास 8 में पहला चैप्टर आता है संख्या के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है ना। कि वास्तव में हम ये पढ़ते हैं उसमें कि संख्या क्या होती है। ठीक है ना। और उसी से थोड़ा आगे मेरा 9 क्लास बढ़ता है कि संख्या जो चीज हमने पढ़ा, ठीक है ना, जो चीज हमने संख्या के बारे में पढ़ा उसी संख्या को फिर से वन टाइम रिपीट करके फिर हम 9 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो लगता है क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा मार्कर लग दीजिएगा, इतना मजा देखिए। तो सबसे पहला नंबर वास्तविक संख्या का डिफिनेशन भी आपको हम बताएंगे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है मेरा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम अभी आगे। बस पहले हम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि छोटी छोटी संख्या के बारे में पहले जान लेंगे। कि जैसे आप लोग बुतरू क्लास से पढ़ के आ गए हैं कि एक पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या के बारे में, जिसको हम लोग प्राकृत संख्या या इसी को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये क्लियर है ना। तो एक एक करके पूरा पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। अगर इसको इंग्लिश देखा जाए तो नेचुरल नंबर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो पहला सवाल होता है, पहले हम संख्या को समझ लें। ठीक है ना। अभी चैप्टर पे हम नहीं आए। चैप्टर अगर आया जाए वास्तविक संख्या पे, तो वास्तविक संख्या मेरा रियल में दो तरह का होता है। एक परिमेय संख्या होती है, दूसरा मेरा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना। परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या पूरी कहानी उधर ही जानेंगे। और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, अभी हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले नंबर संख्या जो होता है ना, किसी भी वस्तु के, ठीक है ना, संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, बढ़िया वाला वो क्लास से मार कर लाइए ना जी।
संख्या मतलब होता है वास्तव में का कि संख्या का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई भी मान लीजिए वस्तु दिया तो उस वस्तु की संख्या कितनी, संख्या का यूज सिर्फ किसी चीज की मात्रा को बताना होता है, ठीक है ना, उसको बताता है कि वास्तव में उसकी संख्या कितनी है, ठीक है ना। एक होता है संख्या, संख्या अलग चीज है, संख्या अलग चीज है, ठीक है ना। तो पहली चीज आती है मेरा प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या आपने बचपन से पढ़ा कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि जो संख्या मेरा कहां से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। यानी कि प्राकृत संख्या हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, और प्राकृत संख्या को हम लोग किसी से यह से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, यह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर देखा जाए इसका जो समूह या सेट बनता है वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, ऐसे ही कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो यानी हमने ये समझा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कि हम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये वास्तव में किससे से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होकर कहां जाता है, अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या को हम किससे से सूचित करते हैं, यन से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से सवाल क्या करता है, ये तो सबको पता है इतना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे, नोट पॉइंट की पहली सवाल कर रहे हैं हम, कि अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है, तो आपको हमेशा कितना बताना है, एक है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है, तो एक है। और अगर आपसे बोले सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितनी होगी, तो इसमें पता चल रहा है कि बड़ी प्राकृत संख्या कहाँ जाके खत्म हो रहा है, डैश 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 दिया, इसका मतलब अनंत है। तो इसका मतलब है कि बड़ी प्राकृत संख्या हमको अता पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि इसका क्या है, अनंत है ना। तो यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरा कितना होगा, एक होगा। तो यही चीज है, छोटी प्राकृत संख्या मेरा कितना है, एक है। और बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि अनडिफाइंड है, यानी कि अनंत है, उसकी कोई अता पता नहीं है। इतना बातें क्लियर है। अगर आपके पास नोट्स होगा हाथ में, तो आपको यहाँ पे एक एक चीज आपको बारीकी से पॉइंट सारा लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिनके पास नोट्स है वो नोट्स को अपने पास में रखेंगे और बारीकी से हर एक बातों को क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज हमने प्राकृत संख्या या प्राकृत संख्या में ये चीज देखे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो कहां से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है और कहां जाके खत्म होता है, अनंत तक हो जाता है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n से रिप्रेजेंट करते हैं, या n से क्या करते हैं, सूचित करते हैं या डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। और ये n से सूचित करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसका एक सेट बनता है कि एक से स्टार्ट, अभी बोर्ड लगेगा क्या दरकार, तो ये एक से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके खत्म होता है, अनंत तक खत्म होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो एक होता है। और अगर पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना होता है, तो आपका क्या है, पता नहीं, यानी कि अनंत, क्लियर है ना। और अगर आपसे आगे नेक्स्ट क्या जाए, प्राकृत संख्या के बाद जो मेरा आता है वो आता है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि पूर्ण संख्या मेरा क्या होती है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या मेरा वास्तव में कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। और पूर्ण संख्या को हम हमेशा W से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, W से। और हमारा यह स्टार्टिंग कहां से होता है, जीरो से होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही डैश पर डैश कहां तक जाता है, अनडिफाइंड यानी अनंत तक पहुंचता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब डिफिनेशन इसका क्या बना सकते हैं पूर्ण संख्या का, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। कि पूर्ण संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है, अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे एक चीज कि एक से जो मेरा स्टार्ट होता है, भाई साहब एक से तो स्टार्ट होता है मेरा प्राकृतिक संख्या, या जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं कहते हैं,
तो एक से स्टार्ट होके ये अनंत तक जा रहा है, इसमें केवल क्या किया, शून्य को मेरा क्या किया है, शामिल कर लिया है। तो अगर प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो वो मेरा क्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। तो डिफिनेशन क्या बना सकते हैं कि हम सिंपल डिफिनेशन पूर्ण संख्या का होल नंबर का बना सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, जब प्राकृत संख्या में हम शून्य को अगर शामिल कर लेंगे तो शून्य को शामिल करने के बाद जो समूह बनेगा, ये मेरा एक समूह बना, एक ग्रुप बन गया, तो जो समूह बनेगा या जो समुच्चय बनेगा या जो सेट बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, ये तो यहाँ तक की हुआ बात है। लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल कहाँ से आता है, सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आपसे पहला नंबर पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आपको बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरा 0 होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगा, क्योंकि अनंत न दिया, ऐसे बहुत बार संख्या आते रहेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू आते रहेगा, तो हम बता नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में सवाल का आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, 0 होता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना होता है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आती है, क्या आता है कि बताइए जितने भी प्राकृत संख्या है, ठीक है ना, नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं होती है, होती है, होती है, किंतु किंतु सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ठीक है ना, क्या होता है, नहीं होती है। इससे एक नंबर का सवाल फिक्स से आता है। क्वेश्चन कहां से करेगा कि बोलेगा भाई साहब ये बताइए आप जितने भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि जो एक से स्टार्ट होगा अनंत तक जाएगा, तो ठीक है भाई साहब, प्राकृत संख्या हमको पता है कि स्टार्ट कहां से होगा, एक से होगा और जाएगा कहां तक, अनंत तक। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सारा का सारा क्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो जवाब देना हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है ये समझिए, क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है एक चीज कि प्राकृत संख्या को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टार्टिंग मेरा 1 2 3 4 5 ऐसे ही होते रहता है, ऐसे रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या में गौर करेंगे तो आप लोग 0 से स्टार्ट होता है और ये संख्या ऐसे ही होता है, आते रहते, और ये भी कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है ना, तो हमसे सवाल ये किया कि जितने भी प्राकृत संख्या होती है क्या सारा का सारा पूर्ण संख्या होता है, तो जवाब आपको देना ये है कि भाई साहब जितने भी प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि अगर एक चीज देखा जाए तो ये सेट में देखा जाए या ये समुच्चय में देखा जाए या ये समूह में देखा जाए तो एक चीज कॉमन मिलेगा कि ये संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, और इस सेट में भी देखा जाए तो इसमें 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर वही संख्या रिपीट आ रहा है प्राकृत संख्या वाला। और यहाँ पे हमने लिखा ये भी चीज कि यहाँ से स्टार्ट 1 से जो स्टार्ट हो रहा है मेरा प्राकृत संख्या कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रही है। तो क्या हम चाहेंगे कि प्राकृत संख्या में सिर्फ और शून्य को शामिल कर लेंगे तो मेरा पूर्ण संख्या आसानी से बन जाएगा, हो सकता है कि नहीं। अगर ये संख्या को हम यहाँ ला के रख दें तो ये संख्या इसके सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक एक को ढक लेगा, दो दो को ढक लेगा, तीन तीन को ढक लेगा, चार चार को ढक लेगा, पांच पांच को ढक लेगा। तो प्राकृत संख्या के अगर पूरे संख्या को उठा के अगर हम पूर्ण संख्या में लाके पटक देंगे तो इसके सामने आ सकता है, तो आएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो सकता है, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन जब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है तो अब सवाल करता है कि जितनी भी पूर्ण संख्या है बताइए सारा का सारा प्राकृत संख्या है या नहीं है, तो जवाब देना है नहीं। क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या है सारा का सारा प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं होगा ये समझना,
क्योंकि पूर्ण संख्या मेरा वास्तव में स्टार्ट होता है जीरो से, लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो कोई संख्या है नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहेंगे कि पूर्ण संख्या का परिवार इतना है, पूरे परिवार को ले जाके इसके घर में रख देंगे, तो क्या मेरा जीरो सामने मिल रहा है? किसी भी अंक के सामने नहीं ना मिल रहा है वो परिवार, ये सदस्य बेचारा अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्या है सारा का सारा प्राकृत संख्या नहीं होगा, लेकिन जितनी भी प्राकृत संख्या सारा का सारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके घर में जितना परिवार है सबको इसके घर में लाएंगे, एडजस्ट कर जाएगा, ए के सामने आ जाएगा, दो के सामने आ जाएगा, लेकिन जीरो का कोई तो जोड़ी यहाँ पे नहीं है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी प्राकृत संख्या है सारा का सारा पूर्ण संख्या है। आपको हमेशा बोलना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन अगर आपसे बोले कि सभी पूर्ण संख्या बताइए क्या प्राकृत संख्या होगा, तो आपको जवाब देना है भाई साहब सभी पूर्ण संख्याएं कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। ये क्लियर है ना? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या की अभी हम कहानी देखें, ठीक है ना। क्लास लंबा होगा तो एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, और बारीकी से समझिए। पहले हमने दो चीज को कंप्लीट किया कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, क्या होती है। कि हमने पढ़ा प्राकृत संख्या के बारे में कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो स्टार्ट कहाँ से होता है, एक से स्टार्ट होता है, खत्म अनंत तक होती है। और प्राकृत संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से सूचित करते हैं। तो हमने देखा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो एक होगा, और अगर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो जीरो होगा। पूर्ण संख्या में हमने क्या देखा कि जब प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो जो समूह या जो समुच्चय बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा जीरो हो जाएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और अगर आपसे बोला जाए कि जितने भी सभी प्राकृत संख्या क्या सभी का सारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, बोलना हाँ हो सकता है। लेकिन आपको बोला जाए कि जितनी भी पूर्ण संख्या सारा का सारा प्राकृत संख्या हो सकता है, जवाब देना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण अभी अब हमने आपको जस्ट अभी बताया। अब आगे आते हैं, इसके बाद इतना चीज आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। जिसके पास नोट्स है वो खाली नोट्स को ध्यान से पढ़ेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और जिनके पास नहीं है वो बारीकी से इसको लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अगली आती है, अगला है मेरा पूर्णांक। कि पूर्णांक वास्तव में मेरा क्या होती है, इसको आप थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। अब अगला चीज है मेरा कि वास्तव में भाई साहब कि पूर्णांक क्या होती है। पहले पूर्णांक को समझते हैं, फिर पूर्णांक को डिवाइड करेंगे, कितने भाग में ये बटेगा, ठीक है ना। पूर्णांक क्या होता है कि अगर देखा जाए मेरा वास्तव में कि पूर्णांक को हम आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज समझिएगा यहाँ पे पूर्णांक में पहले कि पूर्णांक को भाई साहब आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और इसका जो समुच्चय बनता है ये मेरा इधर भी अनंत आएगा और डैश 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 जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 ऐसे ही डैश पे डैश आएगा और इधर भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा पूर्णांक की कहानी को अगर आप अच्छे से देखिए तो समझ में आप बातों को गौर से, ठीक है ना। पूर्णांक की अगर आपको डिफिनेशन बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। एक चीज यहाँ से आप गौर किए कि इतना को हम एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है तो इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ। अगर देखा जाए तो जीरो से अगर संख्या को लिया जाएगा तो मेरा इसको हम कहते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर हम इस पूरा समुच्चय को ले लेंगे और इधर एक चीज गौर करेंगे तो इधर मेरा क्या है, माइनस इंफिनिटी से यहाँ तक का बीच का जो -1 है ये मेरा नेगेटिव है ना। तो यानी कि ये मेरा निरात्मक संख्या बोल सकते हो, यानी कि ये मेरा क्या है, निरात्मक संख्याएं हैं। ये क्लियर है ना। ये मेरा क्या है वास्तव में, ये मेरा निरात्मक संख्या है। अब आपको पहले डिफिनेशन बनाना सिखाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डिफिनेशन बनाना कुछ भी नहीं है, समझने की चीजें हैं। अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो खुद से बना लीजिएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है पहले नंबर कि पहले हम पूर्णांक को इतना याद रखेंगे कि पूर्णांक को आई या जेड से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करेंगे? आई या जेड से सूचित करते हैं। तो अब देखा जाए कि हम देखें इस आई या जेड में अगर ये संख्या सजा हुआ है तो हम एक से लेके देखा जाए अनंत तक जाती है तो उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि जब प्राकृत संख्या में, यह जो मेरा प्राकृत है, प्राकृत संख्या में हम शून्य और, ठीक है ना, शून्य को, ठीक है ना, और अगर निरात्मक संख्या को हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना, यानी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और किसको, प्राकृत संख्या और शून्य और निरात्मक संख्या को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो वो मेरा बनता क्या है, पूर्णांक बनता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखा जाए अगर एक डिफिनेशन और बनाते हैं। पहला डिफिनेशन हमने क्या बनाया, यानी कि हमने पहला डिफिनेशन बनाया पूर्णांक का कि जब प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब प्राकृत संख्या में शून्य और निरात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये पहला डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या में, जीरो से स्टार्ट ये है ना, तो जब हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में निरात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे, ठीक है ना, यानी कि जब हम पूर्ण संख्या में निरात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। ये क्लियर है ना। पहले हमने डिफिनेशन क्या बनाया कि पहला डिफिनेशन हमने बनाया कि जब प्राकृत संख्या में शून्य और निरात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो जब शामिल करेंगे तो जो समूह बनेगा या जो समुच्चय बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। लेकिन अब हमको और एक डेफिनेशन बनाना है कि जब पूर्ण संख्या में, ठीक है ना, जब पूर्ण संख्या में निरात्मक संख्या को क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे तो जो समूह या जो समुच्चय बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपसे इसमें और सवाल क्या करते हैं, सुनिए। आपसे इसमें ये सवाल करेगा, बताइए सबसे छोटी पूर्णांक, ठीक है ना, सबसे छोटी पूर्णांक आपसे अगर पूछे तो सिंपल बताना है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमको पता नहीं है। और अगर सबसे बड़ी पूर्णांक पूछा जाए तो सबसे बड़ी पूर्णांक भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं। ये क्लियर हुआ, इतनी बातें ये समझ में आ रहा है ना कि सबसे छोटी पूर्णांक और सबसे बड़ी पूर्णांक भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमको कुछ अता पता नहीं है। अब यहाँ से आगे अगर थोड़ा सा बढ़ा जाए तो हम एक चीज गौर करेंगे भाई साहब कि पूर्णांक ये जो वास्तव में है ये तीन तरह का पूर्णांक होता है। कितनी तरह का होता है, तीन तरह का पूर्णांक होता है। पहला जो मेरा एक देखा जाए तो एक मेरा धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना, पहला मेरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरा मेरा क्या है, शून्य पूर्णांक है, ठीक है ना, शून्य पूर्णांक है। और तीसरा मेरा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्लियर है ना, यानी कि हम देखें तो वास्तव में जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे पूर्णांक का, तो ऑपरेशन करने के बाद हमको ये पता चला कि इसके अंदर तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं। यानी कि पूर्णांक का जब ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा शून्य पूर्णांक होता है, तीसरा निरात्मक पूर्णांक होता है। हम यहाँ पे लिखे निरात्मक संख्या, मिक्स हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, निरात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ये क्लियर है ना। तो अब एक चीज गौर यहाँ पे करना कि जब धनात्मक पूर्णांक और शून्य और निरात्मक पूर्णांक आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, पूर्णांक का निर्माण होता है। तो हमने तीन डिफिनेशन अब तक बना लिया। कितना बनाया, तीन। एक बार रिपीट कर लेते हैं फिर से कि हमने पहला डिफिनेशन बनाया कि जब प्राकृत संख्या में शून्य को और ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे तो मेरा पूर्णांक बनेगा। और जब हम पूर्ण संख्या में
निरात्मक संख्या को भी शामिल कर लेंगे तो भी मेरा पूर्णांक बनेगा। यानी कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या में शून्य को हम पूर्ण संख्या में किसको, निरात्मक संख्या को शामिल किया जाता है, तो जो समूह या जो समुच्चय बनता है ना, उसी समूह या समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम उसको पूर्णांक कहते हैं। ये क्लियर है। अब हम बोल सकते हैं एक चीज और कि पूर्णांक जो है मेरा वास्तव में जब पूर्णांक का ऑपरेशन किया गया तो उसके अंदर तीन पार्ट्स देखे गए, तीन हिस्सा देखा गया मुख्य अंक। पहला होता है एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य, तीसरा होता है निरात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक और मेरा शून्य पूर्णांक और मेरा क्या है, निरात्मक पूर्णांक। ये तीनों जब आपस में मिलता है तो आपस में मिलने के बाद जो सेट का निर्माण करता है, जो समूह बनाता है या जो समुच्चय बनाता है ना, इसी समूह या समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। अगर आपसे बोले सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगा तो ये भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक की जो कहानी है मेरा, कि धनात्मक पूर्णांक बाबू स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट मेरा एक से होता है, दो जाता है, तीन जाता है, चार जाता है, पांच जाता है, छह होता है, सात होता है, आठ होता है, ऐसे ही वो कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है धनात्मक पूर्णांक। हाँ चलिए, दौड़ेगा चला तो देखिए पढ़ाता कैसे कैसे बोल रही, ये भी चलेगा, इसका मुंह कुछ आगे ये भी चलेगा। कितना पीछे चल रहा है, गाना चल रहा है, चलाइए नया अपना मार्कर लिखा है, देखते हैं निकल नंबर करके निकालते हैं उसको, रखा हुआ उसमें एगो तो हमारा पास मार्कर है, रेड वाला भी ले लीजिए, इंक है ये, चलिए इसमें इंक डाल लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहानी कहाँ तक बढ़ा था, धनात्मक पूर्णांक, कि धनात्मक पूर्णांक वास्तव में क्या होती है कि ये स्टार्ट होता है एक से और जाता कहाँ है, खत्म अनंत तक होती है। अब जीरो मेरा है, जीरो पे एक अच्छा खासा कहानी है कि जीरो बेचारा जो शून्य है वो की तरफ जाती है। ठीक है ना। और निरात्मक पूर्णांक अगर बोला जाए तो होता है -1, -2, -3, -4, ऐसे ही कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है ना। अब बात को बारीकी से समझिएगा कि भाई साहब धनात्मक पूर्णांक का अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्टार्ट एक से होगा और खत्म कहाँ होता है इसकी कोई अता पता नहीं होगा। जीरो बेचारा शून्य पूर्णांक जो है वो जीरो है। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि जीरो बताइए भाई साहब ये धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये सवाल आती है कि जीरो बताना है कि जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको बताना है कि शून्य जो है मात्र एक ऐसा पूर्णांक है जो ना ही धनात्मक है और ना ही वो ऋणात्मक है, यानी कि जीरो कभी भी प्लस की तरफ और कभी भी माइनस की तरफ होता ही नहीं। समझ में आ रही है। जीरो बेचारा बीच में है, जीरो बोला हमको किसी से लेना देना नहीं है, ये बेचारा अकेला है। तो इसीलिए जीरो को हम ना ही धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं ना ही हम ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, इसीलिए बेचारा एक अलग पूर्णांक अपने आप में नाम है शून्य पूर्णांक ही अकेला है। तो अगर आपको प्लस जीरो या माइनस जीरो लिख सकते हैं, आपको बताना है हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ना ही जीरो मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक है और ना ही मेरा ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्लियर है ना। और ऋणात्मक पूर्णांक मेरा स्टार्ट कहाँ से होता है, -1 से स्टार्ट होता है, ये भी जाता है अनंत तक। बस इसमें एक ही पॉइंट इसमें समझना है कि ये पागल दिमाग नहीं काम कर रहा। तो यहाँ मेरा जीरो क्या हो जाएगा, ना ही मेरा ये धनात्मक पूर्णांक होगा और ना ही मेरा ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ तक ये बातें क्लियर है। आपको ये सब नोट्स में भी लिखा हुआ है, देखिए आई और जेड से सूचित करते हैं,
जीरो मात्र एक ऐसा पूर्णांक है जो ना ही धनात्मक और ऋणात्मक है, और पूर्णांक की कुल संख्या अपरिमित होती है, इसकी हम पता नहीं कर सकते। और छोटा पूर्णांक और बड़ा पूर्णांक भी हम पता नहीं कर सकते। और प्रत्येक प्राकृत संख्या, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और, इस सवाल में क्या कर रहा है ना कि आपसे यहाँ पे दो तीन तरह का क्वेश्चन और उठेगा एक्स्ट्रा, कि जितने भी प्राकृत संख्या है क्या सारा का सारा पूर्णांक हो सकता है, तो जवाब देना हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या हमको पता है कि प्राकृत संख्या स्टार्ट 1 2 3 4 से होता है और अनंत तक जाती है। और हमको ये भी पता है कि हमारा पूर्णांक जो स्टार्ट होता है वो माइनस से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। -2 -1 0 और 1 +1 2 3 ऐसे ही ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। ये समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि प्राकृत संख्या मेरा स्टार्ट होता है प्लस से, और मेरा यहाँ पे जो दिया हुआ है पूर्णांक इसमें प्लस जीरो और माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या और शून्य और धनात्मक संख्या तीनों शामिल होता है, तो हमारा पूर्णांक बनता है ना। सवाल क्या कि जितने भी प्राकृत संख्या है क्या सभी का सभी पूर्णांक हो सकता है, तो जवाब देना हाँ हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट 1 से होता है, तो अगर हम चाहें प्राकृत संख्या का जितनी संख्या है इसको उठा के अगर इसमें सेट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, तो ये अपने आप में संभालेगा। क्यों संभालेगा? क्योंकि एक एक के सामने, दो दो के सामने, तीन तीन के सामने, चार चार के सामने, ये अनंत अनंत के सामने, ऐसे ही बहुत संख्या आएगा। तो प्राकृत संख्या जो है, पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक जो प्राकृत संख्या को अपने आप में संभालेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर बोले कि जितने भी पूर्णांक है क्या सारा का सारा प्राकृत संख्या होगा, जवाब है नहीं होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट मेरा वास्तव में 1 से होता है और पूर्णांक मेरा स्टार्ट होता है ऋणात्मक संख्या फिर शून्य होता है। तो क्या देखिए ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या में आया? नहीं आया। शून्य मेरा प्राकृत संख्या में आया? नहीं आया। तो अगर हम चाहेंगे इतनी संख्या को अगर इसमें सेट करेला तो इसके घर में जगह ही नहीं, हटवे नहीं करेगा, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसको चाहेंगे इसमें ना सेट करेंगे, हो जाएगा। तो वही चीज है कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो सारा का सारा पूर्णांक है, लेकिन सारे प्राकृत सारे जो हमारा क्या है पूर्णांक है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसी एग्जांपल पे और आपसे बोले कि जितने भी पूर्ण संख्या है भाई साहब बताइए कि सारा का सारा मेरा पूर्णांक है या नहीं। अगर उतने देर से आपने बात को अच्छे से समझे होंगे तो आप खुद बता सकते हैं कि जो पूर्णांक है मेरा स्टार्ट 0 से हो रहा है और इसमें 0 है, लेकिन ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं जितने भी पूर्ण संख्या है वो सारा का सारा मेरा पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन जितने भी पूर्णांक है सारा का सारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कारण आपको पता है। ये चीज क्लियर है ना? ये चीज आपको नोट्स में इतना मिल गया, आपके पास नोट्स है तो हाथ पे रखे और खाली समझते चलो। अब आगे आता है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो अभी हमने 4 संख्या की चर्चा की है ना, अभी 3 संख्या के बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद अगली संख्या आते हैं सम संख्या। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसकी कहानी। सम संख्या के आने को थोड़ा देखते हैं कि वास्तव में मेरा सम संख्या क्या होती है। सम संख्या जिसको इवेन नंबर के नाम से जाना जाता है। नंबर सुनिएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या बोलते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य, ठीक है ना। तो जो संख्या 2 से कटेगा उसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और एक हमने पढ़ा विषम संख्या, क्या होता है? विषम संख्याएं पढ़े थे, ठीक है ना। एक हम लोग पढ़े थे किसके बारे में? विषम संख्याएं के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स कर दीजिए, संख्याएं हैं तो नंबर्स कर दीजिए।
तो विषम संख्याएं एक होता है सम संख्या। दोनों को कहानी अच्छे से सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या। सम संख्या सिंपल याद रखना कि जो केवल और केवल दो से क्या हो, विभाज्य, ठीक है ना। जो संख्या दो से विभाज्य है उसको सम संख्या कहेंगे। जो संख्या दो से विभाज्य ना हो, ठीक है ना, विभाज्य ना हो, वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। और इसका एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या कहती है कि जिस संख्या के लास्ट में, ठीक है ना, किस चीज में, लास्ट में, यानी कि कहने का मतलब अंत में अगर मेरा देखा जाए तो 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो वो संख्या हमेशा का हमेशा क्या होगी, दो से मेरा क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उस संख्या हमेशा दो से विभाज्य होगा, और जिसके लास्ट में 0, 4, 2, 6, 8 नहीं रहेगा वो संख्या दो से विभाज्य नहीं होगा। ये क्लियर है ना। तो हमने क्या देखा कि सम संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जो दो से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य कहने का मतलब जो दो से पूरा पूरा कट जाए। अगर वो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और जो संख्या पूरा पूरा दो से नहीं कटेगा उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ये क्लियर है ना। और सम संख्या के हमेशा याद रखना कि सम संख्या पहचानने का जो तरीका है कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आती है तो हमेशा वो संख्या कैसा होगा, सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा वो संख्या हमेशा क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। ये क्लियर है ना कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा वो संख्या दो से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए कि जैसे बोला जाए भाई साहब 8962, अब बोलिए 8692 है, बताइए ये हमारा संख्या सम संख्या या विषम संख्या है। तो आप इसके लास्ट वाला डिजिट देखें और लास्ट के डिजिट में हमने क्या बोला, 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो मेरा सम संख्या होगा। तो इसका लास्ट में कितना है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर बोला जाए 869543 कितनों है, हमको हमेशा कितनों बड़ा संख्या दिया, लास्ट डिजिट को देखेंगे और लास्ट डिजिट को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो अगर वो संख्या आएगा तो हम बोलेंगे वो मेरा क्या है, सम संख्या। और एक चीज और ये भी याद रखना कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 रहता है वो संख्या हमेशा दो से विभाज्य होता है, यानी कि दो से वो पूरा पूरा कट जाता है। तो अगर भाग भी आपको लगाना रहेगा तो आपको चेक करना है कि दो से वो संख्या लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे बोला जाएगा 37, बताइए दो से कटता या नहीं कटता, इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आया, नहीं आया ना। तो इसके अलावे जो संख्या है, यानी इसके अलावे कहने का मतलब क्या हो, 1, 3, 5 या 7 या 9 आता है तो ये संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है और ये दो से कभी भी विभाज्य नहीं होती है। ये कहानी समझ में आया कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो हम उसको बोलेंगे वो मेरा सम संख्या है, और 0, 2, 6 या 8 रहता है तो मेरा दो से पूरा पूरा कट जाएगा। और अगर विषम संख्या की चर्चा किया जाए तो वैसी संख्या जो दो से विभाज्य ना हो, यानी कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया, अगर रहता 9, 8, 5, 4, 6, 9, बताइए ये संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है। तो आपने इकाई स्थान पे देखा 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है, इसके अलावा दूसरा अंक आया तो हम बोलेंगे ये दो से हमारा क्या है, विभाज्य नहीं है। और अगर बोले ये सम संख्या या विषम संख्या, आपको हमने बोला ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। सम संख्या कब होगा, जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो सम, और बाकी उसके अलावा कोई भी संख्या उसके लास्ट में रहेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। ये क्लियर है ना।
अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। आप लोग कलम कॉपी लेके बैठे होंगे, आप लोग लिखते जाइए, पानी वानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं ना, थक गए हैं। चलिए अगला है मेरा रूट संख्या या आभास संख्या। अगला क्या है मेरा? रूट संख्या या आभास संख्या। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रूट या आभास संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाए प्राइम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है ना? अब हम लोग सीखेंगे रूट या आभास संख्या क्या होती है, एक हम लोग सीखेंगे भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में, ठीक है ना? इसको भाज्य यौगिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है ना? एक अभी हम रूट संख्या के बारे में भी सीखेंगे और एक हम लोग सीखेंगे इसके बारे में भाज्य या इसी का एक नाम और है यौगिक संख्या, ठीक है ना? ये दोनों को क्लियर अभी हम करेंगे, ठीक है ना? अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कम पॉजिटिव नंबर्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो अभी दो पॉइंट क्लियर करेंगे, फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए पहला सवाल यहाँ पे आती है, पहला सवाल यहाँ पे आते हैं कि भाई साहब रूट या आभास संख्या क्या होती है, और दूसरा सवाल आता है मेरा भाज्य भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या क्या होती है। अब पॉइंट तो आपको समझना है क्या होगा, ठीक है ना? देखिए रूट या आभास संख्या किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर की वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है ना? यानी कि जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से विभाज्य विभाज्य ना हो, अन्य संख्या से क्या हो? विभाज्य ना हो, ठीक है? और इसको हम क्या कह सकते हैं? जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से क्या हो? अन्य संख्या से विभाज्य हो। समझ में आई बात को? यानी कि हम कहेंगे रूट या आभास संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया जाए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 9 तो हो जाता है ना, 11, 13, 17, 19 और 23, etc। ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा क्या है? रूट संख्या या आभास संख्या। समझ, यानी रूट या आभास संख्या कहता है कि कोई संख्या दिया और जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे में बात की हमने 13 की, तो 13 जब भी कटेगा तो एक से कटेगा, और 13 देखें कि 13 के बीच में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9, 10, 11 और 12। तो क्या इतनी संख्या आ रही है इसके बीच में, तो क्या इन सभी संख्या से 13 कटता है? तो जवाब ही नहीं कटता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या
एक से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं कहने का मतलब अपने आप से कटेगा, तो वैसी संख्या को हम रूट या क्या कहेंगे, आभास संख्या कहेंगे। अब जैसे में मान लेते हैं हमने 9 लिया, तो 9 लिया तो पहले संख्या 1 से विभाज्य हो जाएगी। तो जब ये 1 से विभाज्य होगी तो अब देखा जाए कि इसके बीच में 2 आया और 3 आया, 3 से भी 9 विभाज्य है, यानी कि 3 से भी 9 कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं और 1 9 से। तो देखिए पहले नंबर ये संख्या 1 से कटा और स्वयं से कटा, इसके अलावे कोई अन्य संख्या 3 से भी कट जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना कि भाज्य संख्या या यौगिक संख्या किसको कहेंगे, कि जो संख्या केवल एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होगा, तो हम वैसे संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहेंगे। और अगर पूछे रूढ़ संख्या या आभास संख्या किसे कहेंगे, तो बोलेंगे वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, अन्य संख्या से अगर नहीं कटेगा, तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे, रूढ़ या आभास संख्या कहेंगे। और अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई साहब, कि अगर आपसे बोला जाए, और अगर आपसे बोला जाए कि बताइए एक मेरा क्या है, आभास संख्या है या नहीं है, तो आपको बताना है कि एक जो है मेरा आभास संख्या नहीं है। क्लियर है ना। और अगर आपसे बोले कि सबसे छोटी आभास संख्या कितना है, तो पहले नंबर सबसे छोटी आभास संख्या मेरा कितना है, 2 है। छोटी आभास संख्या भी मेरा कितनी है, 2 है। ये क्लियर है ना। और केवल इकलौता 2 ही एक ऐसा आभास संख्या है जो मेरा क्या है, सम आभास संख्या है। ये बात क्लियर है ना। 3 पॉइंट इसमें हमने सीखा, कितने, 3। पूछेगा एक बताइए भाई साहब क्या बताइए एक मेरा क्या आभास संख्या है, तो बोलना एक मेरा आभास संख्या नहीं है। बोलेगा 2 मेरा क्या है, तो 2 मेरा वास्तव में सबसे छोटी आभास संख्या है, और सबसे बड़ी आभास संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि और ये अंक आगे जाएगा। तो सबसे बड़ी आभास संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है। अगर पूछेगा कि बताइए कि सम आभास संख्या कौन है, मात्र 2 ही एकलौता ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी मेरा सम आभास संख्या है। ठीक है ना, क्या है, सम आभास संख्या है। ये क्लियर है ना। तो अगर आपसे बोले कि 2 मेरा क्या है, तो सम आभास संख्या है। आगे बढ़ते हैं, किसके पे, आभास संख्या पे कहानी करते हैं कि भाज्य संख्या के बारे में हमने क्या देखा कि कि एक और स्वयं के अलावे कोई तीसरी संख्या से विभाज्य होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। ये क्लियर है ना। और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या बोला जाए या यौगिक संख्या बोला जाए, तो मेरा कितना होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 भी 3 भी पहले बुक है ना, 2 और 3 मेरा किसमें बुक है, रूट मेरा, तो 4 मेरा आ जाएगा। तो 4 मेरा एक सबसे छोटी क्या है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है, और सबसे बड़ी भाज्य यौगिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे छोटी भाज्य यौगिक संख्या बोलेगा कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये क्लियर है ना। सबसे बड़ी हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते। ये क्लियर है ना। बस इतने ही चीज इस पॉइंट में दिया हुआ। अगर आप नोट्स को अच्छे फॉर्म से देखें तो ये मेरा हैंड राइटिंग है, मैंने खुद इसको लिखे अच्छे से। ठीक है ना। अब अगला है मेरा असहभाज्य संख्या या सभाज्य संख्या। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, टेंशन लेना नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको बातें बताएंगे कहाँ पे मिलेगी। असहभाज्य संख्याएं या सअभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्या, ये एग्जाम में कंपटीशन में भी पूछता है। तो अब सवाल आया ये कि असहभाज्य संख्या या सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो बोलेंगे असहभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका मासा कितना हो, 1 हो,
यानी 2 संख्या दिया जाए या 3 संख्या दिया जाए और तीनों संख्या का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो अगर एचसीएफ मात्रक समावर्तक 1 आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आशा आभास संख्या या भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए हम 9 और 16 का हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई साहब बताइए कि 9 और 16 मेरा आशावाद संख्या है या नहीं है। तो हमने क्या किया, 9 का गुणनखंडन किया, एक बार में लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे 3 से हमने क्या किया, लगाते हैं, देखिए एलसीएम ऐसे ही ना निकालते, 3 से लगाए 3 आया, 3 से लगाए तो 1 आया, तो इसका कितना है 3 गुने 3 गुने 1 आएगा। फिर 16 का अगर किया जाए तो 16 का अगर हम लोग करते हैं तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से लगाए कितना है, 1 है ना। तो यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना है, 1 है। और जो मिलता है उसको मिलाते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है ना। मिला कितना, तो मिला 1 गुना, तो 9 और 16 का एचसीएफ कितना आया, मात्रक समवर्तक 1 आया। तो जब एचसीएफ 1 आएगा तो वैसे संख्या को हम सआभाज्य संख्या या आशावाद संख्या कहते हैं। ये क्लियर है ना कि यानी कि जब दो को पूर्णांक जब दो पूर्णांक दिया जाए या जो दो पूर्ण संख्या दिया हुआ रहेगा तो जब हम उन संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो अगर एचसीएफ निकालने के बाद अगर एचसीएफ 1 के बराबर होगा तो हम उसी संख्या को क्या बोलेंगे, आशावाद संख्या या भाज्य संख्या। और आपके एग्जाम में करता क्या काम है पता है, बोलेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आशावाद संख्या है, 4 गो ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में एगो क्या करना है, टिक करना है। तो एगो कौन सा होगा, तो वो कौन होगा जिसका एचसीएफ 1 आ रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा आएगा तो वो नहीं होगा, यानी कि जिसका एचसीएफ मात्रक समवर्तक 1 आएगा तो वैसी संख्या हम क्या कहेंगे, आशावाद संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। ये क्लियर है। अब इसके बाद आती है थोड़ा सा भिन्न की कहानी। लाइट में देते हुए आना है। ये लोगों ने पढ़ाना है आपका। अब नेक्स्ट है मेरा भिन्न, ठीक है ना। सवाल क्या होती है, भिन्न क्या हो, भिन्न कहने का मतलब कि जब कोई भी संख्या दिया हुआ है, शॉर्ट निकालते हैं, थोड़ा समझिएगा। नोट्स में दिया हुआ है आपको, कहाँ पे ये नोट्स उपलब्ध हो जाएगा ये हम लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है ना। अभी बारीकी से आप समझिए और सुनिए कि जैसे भिन्न के फॉर्म में दिया कि अगर कोई पूर्णांक ए दिया और कोई पूर्णांक मान लेते बी दिया हुआ है, एक पूर्णांक ए दिया हुआ है, एक पूर्णांक मेरा बी दिया हुआ है। जब एक पूर्णांक ए दिया, दूसरा पूर्णांक मेरा बी है, तो जब एक दूसरे में हम भाग देंगे तो मेरा प्राप्त कैसा होगा, कहां से लेंगे, गाछ वाला है। तो ये मेरा भिन्न के फॉर्म में आ गया। तो जब भिन्न के फॉर्म में आता है तो बटा के ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को हमेशा क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये क्लियर है ना कि बटा के फॉर्म में जब आएगा तो बटा के फॉर्म में आया तो इसके ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को हर कहेंगे। इतना तो क्लियर है ना। अब जैसे मान लिया जाए 4/5 दिया तो ये ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। इतना क्लियर है ना। तो भिन्न के फॉर्म में आपको यही चीज दिया हुआ कि इसको अंश कहेंगे, इसको हर कहेंगे, ये चीज दिया हुआ। अब आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमने आपको बोले थे कि वास्तविक संख्या जो है ये दो तरह का बटता है, दो भाग में बटती है। एक मेरा आता है परिमेय संख्या और एक मेरा आता है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये क्लियर है ना कि वास्तविक संख्या आगे चल के दो भाग में डिवाइड करेगा और दो भाग में डिवाइड करने के बाद एक भाग होगा इसका परिमेय संख्या और एक भाग होगा इसका अपरिमेय संख्या, क्लियर है ना।
अब वो सवाल यहाँ पे आती है कि अभी तक उतना जो हमने पढ़ा था ना, सिर्फ संख्या के बारे में अभी स्टडी किया। अब हमारी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है चैप्टर्स की, स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है ना। पूरा कहानी आज खत्म करेंगे, कंसंट्रेट होके बैठे हुए रहना है और अच्छे से बारीकी से सुनना है। आपको लगेगा कि ना वास्तव में शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और नोट्स अपना ओपन करके रखिएगा, लास्ट सेशन में आपको बता देंगे जिनके पास नोट्स नहीं है कहाँ पे उसको ये नोट्स मिलेगा, ये चीज हम आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, सवाल यहाँ पे आया कि परिमेय संख्या यानी कि आगे चल के वास्तविक संख्या जो है ये दो भाग में बटा, एक होता है परिमेय होता है और दूसरा मेरा क्या होती है, अपरिमेय में होती है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, इंक ले लाइए वो क्लास ब्लैक, इंग्लिश जानते हैं। एगो पड़ोसी बोल रहा था बगल में कि ब्लैक कपड़ा पहना हुआ, वहीं से सीखे हम, तो हमें भी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझना परिमेय संख्या क्या होगी। हम दे देंगे। आप लोग नाश्ता उस्ता लेके अगर बैठे होंगे तो नाश्ता उस्ता करते रहिए, ठीक है ना। हम पानी लेके बैठे हैं, टाइम टाइम पे पानी लगेगा, प्यास तो पीते रहेंगे। और आम का हम व्यवस्था करके रखे हैं, आम अगर खाना होगा तो रखा हुआ है, ले जा सकते हैं आप लोग के लिए। देखिएगा परिमेय संख्या वास्तव में अब क्या चीज होती है। परिमेय संख्या हम बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q यानी कि भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर वो संख्या भिन्न के फॉर्म में लिखाता है तो हम बोलेंगे वो मेरा परिमेय संख्या है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं या भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहेंगे। ये बात क्लियर है ना। जैसे बोलता 4/5, बोलिए परिमेय संख्या है या नहीं, जवाब है। जैसे मैं बोलता नो है, क्यों, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो ये भिन्न के फॉर्म में तो लिखा हुआ है ना, इसको p बटा q के फॉर्म में हमने लिखा ना, तो ये मेरा क्या है, परिमेय संख्या। आपसे एक सवाल करेगा, जीरो बताइए परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जीरो मेरा परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। कभी भी q जो है हमेशा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा q 1 2 3 4 इससे होना चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा जीरो के बराबर नहीं है, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि जीरो बोला जैसे बोलो परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन वास्तव में जीरो मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या। अब यहाँ से समझना कि सवाल जो आता है उससे समझते हैं, ठीक है ना। आपसे सवाल क्या करता है पता है, किताब में कहा है पूछा हुआ, देखिए पूछेगा आपसे कि जितने भी प्राकृत संख्या है क्या सारा का सारा परिमेय संख्या हो सकता है। तो आपको बताना है कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है और सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होती। कारण क्या है आपको पता है ऑलरेडी, इस चीज में हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। जितने भी पूर्ण संख्या है सारा का सारा परिमेय होगा, लेकिन जितने भी परिमेय संख्या सारा का सारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। जितने भी पूर्णांक है सारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन सारा का सारा पूर्णांक परिमेय संख्या बोलो सारा का सारा परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। ये चीज आपको हमने पहले बताया और कारण भी आपको अच्छे से हम उसी टाइम समझा दिए। और अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसे हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, भिन्न के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और उसके अलावा एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि जिस संख्या का मान रूट से बड़ा बाहर नहीं आता है। क्या रूट 5 को हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, जवाब है नहीं लिख सकते हैं, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा। या फिर और कह सकते हैं कि जिस संख्या का मान रूट से बाहर नहीं निकलता उसको अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट का जैसे कहा जाए 16, रूट 16 मेरा परिमेय या अपरिमेय, तो इसका मान तो रूट से बाहर निकल रहा है, अच्छा आ रहा है,
तो जिसका मान रूट से बाहर निकलेगा उसको हम परिमेय बोलेंगे, जिसका मान रूट से बाहर नहीं निकलता उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। बस यही कहानी है परिमेय और अपरिमेय की कहानी है। एक होता है समतुल्य और एक होता है समतुल्य तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है, ये चीज है ना। देखना थोड़ा समझना, समतुल्य तुल्य परिमेय संख्या किसको कहते हैं। समतुल्य समतुल्य तुल्य परिमेय संख्या, आगे चल के अभी हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे भी दर्शाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। अगला है किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा समतुल्य परिमेय संख्या, या इसी को हम शॉर्ट में तुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो दोनों बुक में एनसीईआरटी और भारतीय भवन में अलग अलग लिखा हुआ रहेगा, तो नाम पे कंफ्यूज मत कर, समतुल्य बोले चाहे तुल्य बोले वही चीज है। आपसे पूछता का है ना कि बोलेगा 2/3 का 5 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 2/3 का 5 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वास्तव में हम ज्ञात कैसे करेंगे समझिएगा। 2/3 दिया, पहले हम 2/3 देंगे। और जब भी तुल्य का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब यहाँ पे देखिए, सम का मतलब बराबर, तुल्य का मतलब जैसे, तुल्य का मतलब क्या होता है जैसे, सम का मतलब होता है मेरा बराबर और तुल्य का मतलब होता है जैसे, यानी कि सेम टू सेम जैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बराबर जैसा